नमस्ते दोस्तों। आज का इंट्रोडक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एज यूजुअल की तरह मैं हेलो नहीं बोलने वाला हूँ। हियर ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू से नमस्ते दोस्तों इन इंडियन स्टाइल। सो वेलकम टू माय चैनल कॉल्ड एवडी मैन्युफैक्चरिंग। सो दोस्तों, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस व्हाट वर द रूल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द यूजर साइड और द एंड प्रोक्यूरर or the patient when it's come with the respect with the PMS। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले कि जब किसी मैन्युफैक्चरर को जब फीडबैक मिलता है फ्रॉम द कस्टमर एंड, तो उस मैन्युफैक्चरर को हाउ दे शुड रूट द प्रोटोकॉल फॉर द PMS, उन्हें PMS कैसे कंडक्ट करना है इन दैट सिस्टमैटिक मैनर। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। जब हम किसी भी मैन्युफैक्चरर की जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं फॉर द कंडक्टिंग द PMS, उस मैन्युफैक्चरर को एक सर्टेन स्किल्स होना चाहिए उनके अंदर, राइट? दे शुड हैव अ सर्टेन प्रोटोकॉल विद देम एज टू हाउ टू डील विद द फीडबैक व्हिच दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। ओके, सो जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो इट इज नॉट द सिचुएशन कि यूजर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को फीडबैक फॉर्म भेजे। यूजर और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक इकोनॉमिक ऑपरेटर का एक होता है वर्ड, राइट? यूजर, इकोनॉमिक ऑपरेटर, देन मैन्युफैक्चरर। जब हम अपने प्रोडक्ट्स को जब किसी भी मार्केट में जब हम डिलीवर करते हैं, लेट्स से इफ आई एम फ्रॉम द इंडियन, इफ माय फैक्ट्री इज लोकेटेड इन इंडिया एंड इफ आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट इनटू द यूरोपियन मार्केट, तो मुझे अपने कंपनी के बिहाफ पे किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को मुझे अपॉइंट करना होगा हु कैन एक्ट ऑन माय बिहाफ इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो जब मैं इकोनॉमिक ऑपरेटर का जब मैं वर्ड यूज करता हूं, तो यू शुड बी रिमेंबर देयर आर थ्री की स्टेक होल्डर्स इन द इकोनॉमिक ऑपरेटर। द फर्स्ट वन इज द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, द सेकंड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द थर्ड वन इज द इंपोर्टर। तो क्या होता है, ये जो तीन जो एंटिटीज होते हैं इकोनॉमिक ऑपरेटर, इनके भी बहुत क्रूशियल रोल्स प्ले होते हैं व्हेन देयर इज अ PMS कंडक्टेड। सो इनके और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक एग्रीमेंट टाई अप होना चाहिए ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ द क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द फेज ऑफ द कंडक्टिंग द PMS, राइट? सो इवन क्या होता है, जब कोई भी इकोनॉमिक ऑपरेटर जब फीडबैक लेता है अपने कस्टमर से या पेशेंट से या एंड प्रोक्यूरर से, और जब ये जब इंफॉर्मेशन को जब पास ऑन करता है टू द मैन्युफैक्चरर, so they need to follow a certain regulations in which they are residing. When I say the regulation, it means इनको वो रिपोर्ट का कुछ इंफॉर्मेशन they need to give it to the NRA. As I told you in my first lecture, the NRA stands for the National Regulatory Authority, right? So these were the things, the general introduction for this lecture, right? Now, what are the basics of the post market surveillance दोस्तों? जब हम बात करते हैं PMS की, तो सबसे बेसिक चीज क्या है, right? तो when it's come to the manufacturer, they need to follow total 7 points as a crucial note, right? So you guys can make a note. What are those 7 points? So the first point from the manufacturer end is to define the scope of PMS, right? मैन्युफैक्चरर को ये इंडिकेट करना है कि जो उनका जो प्रोटोकॉल है PMS का, वो किस प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है, राइट? इफ दे आर मेकिंग डजन्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट्स और द मेडिकल डिवाइस, सो ये जो PMS है वो किस प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, लाइक डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिवाइसेस, वेदर इट्स अ class 1, class 2, class 3 or whatever, like as per the classification. I'm not going to go in that detail. तो पहला हमने scope define किया. The second is to define the objective of the post market surveillance. दोस्तों, अब बात यह है कि जब मैंने scope बनाया तो मुझे objective को mention करना है कि मैं इस PMS को कैसे अचीव करूंगा, like what will be the steps or the protocols, right? The third one is the responsibilities. मैन्युफैक्चरर को
रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी होंगी थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ द पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस। क्योंकि जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ना फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चर के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, राइट? सो ईच डिपार्टमेंट प्लेज देयर इक्वल रोल ड्यूरिंग द पीएमएस एज पर द एसओपी व्हाट दे हैव डिजाइन्ड। आई मीन इट विल वेरी company to company, right my friends? Yeah. The fourth point is it data collection. When I define the scope, objective, responsibility, now comes how to collect the data. So there are various methods for the collecting the data which we'll discuss as we move ahead in the subsequent lectures, right? The fifth point is the data analysis, dosto. Yeah. Once we go through all these 5 points, at the end we do the data analysis considering the risk management approach. As you must be familiar with the one of the standard which is called as the ISO 14971, where any of us can do a kind of analysis or the study keeping in mind the risk-based approach, right? अब क्या होता है जब मैं रिस्क बेसिस पे जब मैं कंडक्ट कर लेता हूँ एनालिसिस, देन द 7 पॉइंट कम कि अब मुझे क्या एक्शन लेना है इस फीडबैक के ऊपर, राइट? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फीडबैक और द नेचर ऑफ द इवेंट. सो नाउ द 7 पॉइंट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ आउटकम ऑफ एज अ CAPA, like the corrective action, the preventive actions. So these were the 7 points. Now do you want me to go into detail? Yes, we can go in detail. Why not? I am here to support you guys, so no need to worry. I am going to discuss in a detailed manner. The first point, as I discussed with you, was the scope of the PMS. अब क्या होता है, अगर किसी मैन्युफैक्चरर के पास कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से मेडिकल डिवाइस, सो हर प्रोडक्ट के अपने नेचर होते हैं, राइट? सो बेस्ड ऑन द नेचर दे रिक्वायर डिफरेंट अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी टू डील विद द PMS ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, करेक्ट? सो this is the scope. When it's come to the objective of the PMS, अब जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको ये कुछ पॉइंट्स का कंसिडर करना होता है इन दी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? क्या कोई न्यू हजार्ड या हजार्डस सिचुएशन आइडेंटिफाई हुआ इस पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइस से? इफ यस, व्हाट इज द रिस्क एक्सेप्टेबिलिटी टू दैट चेंज? क्या कोई मिसयूज हुआ है किसी मेडिकल डिवाइस से हमारे हमने जो सप्लाई किया है एंड यूजर को? क्या कोई हमने अनफोर्सिन साइड इफेक्ट देखे हैं उस पर्टेनिंग टू मेडिकल डिवाइस, और द डिवाइस इटसेल्फ हैज बीन मैलफंक्शन, दोस्तों, राइट? सो ये कुछ क्वेश्चंस मैन्युफैक्चरर के दिमाग में आने लगते हैं जब फीडबैक मिलता है फ्रॉम द कस्टमर. ये कुछ जनरल बेसिक क्वेश्चंस हैं. क्या उनका प्रोडक्ट तो मिसहैंडल नहीं हुआ था, कोई मैलफंक्शन तो नहीं हुआ था, राइट? So you should be keep in mind these 4 points as a part of the objective of the PMS, right? So the few of the examples which I am going to discuss as listed below, right? क्या यूजर को कुछ एक्सपीरियंस महसूस हुआ था, like they were not as familiar with the terms of the usability of the devices? क्या ये मेडिकल डिवाइस जो ट्रीटमेंट हुआ था क्या वो एंड क्वालिटी लाइफ और द पेशेंट पे इंपैक्ट किया था? तो ये सारे चीजें वी नीड टू कीप इन माइंड, राइट? लेट्स कम टू द रिस्पांसिबिलिटी. मैन्युफैक्चरर की रिस्पांसिबल होनी चाहिए कि वो एक अपना टीम सेटअप करे फॉर डूइंग दिस एनालिसिस ऑफ द PMS. Without team there is nothing which can be possible to achieve, right? So the team should be there, right? Then we discuss the data collections, right? Followed by the data analysis and the risk management approach. So I am not going to speak these 3 in detail, as the name suggests. You must be knowing there are various statistical methods to do the analysis on the data which we have collected, right? So let's go further into the lecture, right? So before going to the lecture, I would like you to please re-go through all my previous 3 lectures which I have already made. And दोस्तों, आज के मैं लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज आई वांट यू टू प्लीज रीड ऑल माय 3 lectures टू अंडरस्टैंड, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग subsequent which is very critical in nature. So for you to make them understand, I request you please go through my previous lecture. और दोस्तों मैंने देखा है कि लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं but they are not subscribed. I mean most of the views are coming from the non-subscribed subscriber. So please do like,
सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो इन योर नेटवर्क। आपके इस एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उससे मुझ पे इम्पैक्ट पड़ता है। प्लीज डोंट माइंड इट। टेक केयर, बाय बाय।